दोस्तों नमस्कार। मैं बीवी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों गुड मॉर्निंग के साथ आज आपकी क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर देखेंगे वो भी कला के तत्व का पार्ट ही है और यह चित्रकला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से है, जिसमें कि अंतराल के रूप में आज हम लोग देखेंगे। किस रूप में? अंतराल के रूप में देखेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि आपके थंबनेल में भी वही है, अंतराल के रूप में ही आज हम लोग इसे देखेंगे। अंतराल के रूप में हम लोग इसे देखेंगे। कला के तत्व, कला के तत्व, इन तत्वों में 6 तत्वों को मैंने आपसे बताया था और इन्हीं 6 तत्वों के तहत हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से 6 तत्व हैं। इन तत्वों को एक बार पुनः मेमोराइज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेखा है, रेखा। दो, रूप, रंग, तान, बयन। रेखा, रूप, रंग, तान, बयन, या इसी को पोत भी कहते हैं, पोत। और अंतराल, अंतराल। हम लोग इसके पहले इन सभी टॉपिकों को देख चुके हैं, केवल यह अंतराल हम लोगों को देखना है। आज हम लोग इस टॉपिक में अंतराल के बारे में ही देखेंगे। तो दोस्तों आपके इस अंतराल के रूप में ही आज हम लोग देखेंगे। जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हो वो जुड़ जाएं, और जुड़ने के साथ जो है आप यहाँ से अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए और शेयर के साथ साथ अपने दोस्तों को भी इनवाइट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास पर जो है आज हम लोग इसको बेहतर रूप से देखते हैं कि कैसे अंतराल की क्या भूमिका होती है आपके इस सेगमेंट में, कि क्या क्या अंतराल में क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि अंतराल के बारे में आज हम लोग देखेंगे, अंतराल। और यही अंतराल क्या है? इस अंतराल, इसे स्पेस भी कहते हैं, स्पेस भी कहा जाता है, यानी स्पेस, स्पेस कहते हैं या अंतराल कहते हैं। इसके कई नामों से इसे जाना जाता है। इसके अन्य नाम भी जान लीजिए कि अन्य नाम क्या क्या हैं जिसे इसे बुलाया जा सकता है। अन्य नाम इसके कौन कौन से हैं? इसे स्थान भी कहा जाता है, स्पेस जैसा कि स्थान भी कहते हैं। इसे स्थान निरूपण भी कहते हैं, स्थान निरूपण भी कहते हैं, निरूपण भी कहते हैं। इसे भूमि बंधन भी कहते हैं, भूमि बंधन भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। और इसे अंतराल भी कहा जाता है, अंतराल भी कहा जाता है। और कार्य क्षेत्र भी कहा जाता है, कार्य कार्य क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। यानी इन सभी का एक ही नाम है जिसे हम अंतराल के नाम से जानते हैं, या किताबों में जो है ग्रंथों में से अंतराल के नाम से ही निरूपित किया जाता है या संबोधित किया जाता है। यही चीज़ें जो है अंतराल है, और यह खासकर कला के तत्वों के साथ इसका अध्ययन किया जाता है। किसी भी चित्र को बनाने के लिए इन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, बिना उसके चित्र नहीं बन सकता, वह अंतराल है। अर्थात इम्पॉर्टेंट में कला के तत्वों में ये सबसे ही बेहतरीन, यानी कि सबसे उपयोगी तत्वों में से भी इसका एक है। जैसे रेखा, रूप, रंग, तान, बयन, पोत या अंतराल है, उन्हीं रूपों में अंतराल का भी अपना एक महत्व है। तो इस अंतराल है क्या, इसका परिचय देख लेते हैं कि इस अंतराल का परिचय क्या है, इसके बारे में देखते हैं। परिचय किसका? अंतराल का परिचय देखते हैं। किसका परिचय? वो भी अंतराल का परिचय। अंतराल
को ग्रंथों में जो है जैसे कला के तत्वों का वर्णन मिलता है, वह जहाँ से उसी रूपों में कला के अंतराल का भी वर्णन मिलता है। कई ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ से कि इनका परिचय मिलता है। जैसे जो है इनके ग्रंथों में जहाँ से मिलता है वह है इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ के रूप में यह कलाकार का कलाकार कलाकार का कार्य क्षेत्र अंतराल कहलाता है। कलाकार का कार्य क्षेत्र अंतराल कहलाता है। अंतराल कहलाता है। अंतराल कहलाता है। किसी कलाकार का कार्यक्षेत्र अंतराल कहलाता है, यह इसका अर्थ है। अर्थात कलाकार जिस क्षेत्र में काम करता है, यानी जितनी जगह में काम करता है, जितने स्पेस में काम करता है, जितनी दूरी में काम करता है, वही जो है अंतराल कहलाता है। अंतराल का तात्पर्य होता है दूरी या स्पेस या स्थान से होता है, जो कि जितनी भूमि में वह काम करता है उसी को अंतराल के रूप में इंगित करते हैं। ग्रंथों के रूप में जहाँ तक आ जाता है तो कई ग्रंथों में कई रूप में है जैसे सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार ये ग्रंथ है, सम्रांगण सूत्रधार है। इसके लेखक हैं भोजदेव। भोजदेव, राजा भोजदेव, यह वही राजा भोजदेव हैं जिन्होंने धार यानी कि मालवा में शासन किया था, जो है धार के शासक रूप में इन्हें जाना जाता था। तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक भोजदेव हैं और इन्होंने सम्रांगण सूत्रधार में इसे का नाम जो दिया गया था उसे हम लोग भूमि बंधन कहते हैं। भूमि बंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमि बंधन कहा जाता है। सम्रांगण सूत्रधार में इसे भूमि बंधन कहा जाता है। और स्थान जो है, स्थान, यह शब्दावली इसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसे स्थान के नाम से जाना जाता है। एक और ग्रंथ है जिसका नाम जो है अभिलाषार्थ चिंतामणि है। अभिलाषार्थ चिंतामणि, यह अभिलाषार्थ चिंतामणि है। और इसके जो लेखक हैं वह है सोमेश्वर हैं। सोमेश्वर इसके लेखक हैं। और यह जो है मार्कंडेय मुनि जो है, मार्कंडेय मुनि इसके लेखक हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के। अभिलाषार्थ चिंतामणि सोमेश्वर है, इसमें इसे स्थान निरूपण कहा जाता है। निरूपण कहा जाता है, स्थान निरूपण के नाम से इसे जाना जाता है। तो अलग अलग ग्रंथों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है और यह उसी रूपों में दिखती भी है। जो है इसका यही मिलने का क्रम भी इसका यही है, मिलने का। अर्थात यह है इन ग्रंथों में जो इसके नामों से जाना जाता है, इन्हीं ग्रंथों में यह जाना जाता है। तो कलाकार का कार्य क्षेत्र अंतराल कहलाता है और यह इन ग्रंथों में जिन नामों से जाना जाता है उन नामों के रूप में इसे देखिए। जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, यह पुराण के रूप में गुप्त काल में था और गुप्त काल में भूमि बंधन को, जैसे मान लीजिए मैं इतने क्षेत्र पर, यह बोर्ड है तो इतने क्षेत्र में मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लिख रहा हूँ, तो इसी को स्थान निरूपण या अंतराल के रूप में जाना जाता है। खासकर यह चित्रकार का वह क्षेत्र होता है जिस पर वह रूप का निरूपण करता है, निर्माण करता है, अंतराल करता है, कहलाता है। यानी कि इसके रूप में देखते हैं तो चित्रकार का वह क्षेत्र
जिस पर वह रूप का निर्माण करता है, रूप का निर्माण करता है, निर्माण करता है, निर्माण करता है, वह अंतराल कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह अंतराल कहलाता है। अंतराल, अंतराल कहलाता है। अर्थात जितने क्षेत्र पर चित्रकार अपने चित्र को बनाते समय जितने क्षेत्रों पर चित्र का निर्माण करता है उसे अंतराल कहलाता है। और यही जो अंतराल कहलाता है, यही कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। यह कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। यह कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। अब ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि इतनी दूरी पर मान लीजिए कोई आकार चित्र बना रहा है, तो वह जो है इतनी दूरी पर अपना, मान लीजिए उसका यह है धरातल है। अब धरातल में मान लीजिए उसने यहाँ पर चित्र बनाया, तो यह क्या है कि उसके चित्रों की जो है यह गणना जो इसमें कर रहा है, यह वही जो है इसका कार्य क्षेत्र है। अर्थात जिसमें जितने चित्र की जितनी दूरी पर बॉर्डर लाइन को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके चित्रों की यही आकृति जितनी दूर पर है वही क्या कहलाती है? अंतराल। यानी यहाँ से यहाँ तक ये इसका कार्य क्षेत्र है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कार्य क्षेत्र है। यही कार्य क्षेत्र उसका बनाया, यानी कि चित्रों का निर्माण वह जितने क्षेत्रों में करता है उसी को वह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यही जो है इसका कलाकार का कार्य क्षेत्र भी कहा जाता है, जो कि स्थान के रूप में या निरूपण के रूप में किया जाता है। चित्रकार जिस क्षेत्र पर यानी कि निर्माण करता है, जैसे मान लीजिए चित्रकार जो है जिस क्षेत्र या स्थान पर चित्रण करता है या रूप निर्माण करता है, रूप निर्माण करता है, वह द्विआयामी होता है। कैसा होता है? वह दो आयामी होता है। यानी कि जो धरातल की बात की जा रही है वह दो आयामी होती है। यानी कि रूप निर्माण जितने क्षेत्र में वह करता है वह दो आयामी। दो आयाम का मतलब होता है, जब मैं आपको ज्यामिति पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको मालूम हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जान लीजिए कि और इसी जो है स्थान ऊपर से जो है वह दो आयामी से वह त्रिआयामी पृष्ठभूमि का भी निर्माण करता है। यानी कि इन्हीं दो आयामी करता है, वह द्विआयामी होता है। और इसी द्विआयाम से वह त्रिआयामी पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। अब ये कैसे करता है? यानी कि द्विआयामी पे त्रिआयामी पृष्ठभूमि का यानी चित्रण करता है। कैसे कर सकता है? जब वह दो आयाम क्या होता है पहले ये समझ लीजिए कि जिसे 2D कहते हैं, यानी 2D किसे कहते हैं, तो दो आयाम के रूप में जब वह दो आयाम इन्हें 2D करते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल
टू डायमेंशनल चित्रों का निर्माण करता है, यानी द्विआयामी चित्रों को द्विआयामी चित्रों को या इसे 2D भी कहते हैं या टू डायमेंशनल कहते हैं। कैसे हो सकता है? जब लंबाई और चौड़ाई का उल्लेख हो, लंबाई और चौड़ाई दो आयामों पर किया जाए, यानी कि दो आयाम है, एक तो लंबाई ऊर्ध्वाधर होती है और दूसरी जो है चौड़ाई। किसी चित्र में ये दोनों जरूर अंकन होते हैं। जैसे मान लीजिए यह पृष्ठभूमि है, तो इस पृष्ठभूमि पे दो, एक यह लंबाई हो गई और यह है इसकी चौड़ाई के रूप में हुआ। यही जो है आयाम होता है एक लंबाई एक चौड़ाई का, उसे टू आयाम कहते हैं। और यह किसी भी पृष्ठभूमि में होगा, कोई भी वस्तु हो उस पृष्ठभूमि में यह जरूर होता है। चाहे बोर्ड है तो इसका अगर लंबाई है तो इसकी चौड़ाई भी है। लेकिन जब इन बोर्डों में गहराई का अंकन करते हैं, गहराई का अंकन करते हैं तो वह 3D हो जाता है, यानी कि त्रिआयामी हो जाता है, त्रिआयामी हो जाता है। जैसे 2D में दो आयाम यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और उसी में जब गहराई का प्रयोग करते हैं तब यह लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों का प्रयोग किया जाता है, तब वह 3D हो जाता है। कैसा हो जाता है? तब वह 3D हो जाता है, यानी तीन आयाम हो जाते हैं। और तीन आयाम के लिए जब इन कर्णवत रेखाओं का प्रयोग करते हैं तब आपका 3D। दिशा के आधार पर तीन ही रूप में ये होते हैं। दिशा के आधार पर रेखाओं का अंकन तीन ही आधार पर किया जाता है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई के रूप में। यही जो है, या फिर कर्णवत रेखा के रूप में, यही जो है तीन आयामों के रूप में 3D के रूप में होता है। जैसे कभी आप घन देखे होंगे तो, या माचिस देखे होंगे या ईंट देखे होंगे, तो इसमें क्या है, यह घनाभ का चित्रण किया है। जब आयत को जो है वह लंबाई, चौड़ाई और गहराई के रूप में होती है तो उसे घनाभ कहते हैं। जब वर्गाकार, यानी कि कभी आपने देखा होगा घन के रूप में, तो वहाँ पर जो है आपको लूडो की गोटी देखिए, तो लूडो की गोटी जो खेलते हैं तो उस लूडो की गोटी में 6 आधार तल होते हैं, और वही जो है लंबाई, चौड़ाई और गहराई के रूप में वह उसका अंकन किया जाता है। जैसे यह आपको घन है, घन। अब इस घन को कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए यह आपका एक घन है। अब हम इसे लंबाई, चौड़ाई और आधार पर इस घन का आकलन करेंगे, तो इसे क्या कहते हैं? यह घन है। यह क्या है? घन है। इस घन के रूप में करते हैं, क्योंकि इसके जो है 6 आधार तल होते हैं, 8 इसका कोर होता है, यह कोर, और 12 इसकी भुजाएं होती हैं, भुजाएं इसकी 12 होती हैं। तो यही जो है घन है, और यही त्रिआयामी चित्र होता है। यह खासकर जो अंतराल है, अंतराल को परिप्रेक्षीय, यानी कि परिप्रेक्ष्य अंतराल भी कहा जाता है। अंतराल भी, परिप्रेक्ष्य अंतराल भी कहा जाता है, जब 3D चित्रों का निर्माण होता है, 3D चित्रों का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब देख लेते हैं कि इसका वर्गीकरण कैसे होता है और इनके वर्गीकरण में क्या क्या क्रिया होती हैं। कभी भी जब भी आप देखते हैं द्विआयामी, त्रिआयामी आयामों के रूप में, तो यह होता ही है लंबाई और चौड़ाई। जब हम इसके वर्गीकरण करते हैं, यानी कि इसका भेद, कि अंतराल के भेद कितने हैं, तब हम वहां पर देखते हैं
अंतराल, अंतराल के भेद, भेद कितने हैं इसके, यह ध्यान लेना। अंतराल के दो भेद हैं, दो भेद हैं, भेद दो हैं, दो भेद हैं। और ये, और वो भी कैसे जो है, सबसे पहले जो है इसे विभाजन के आधार पर, विभाजन के आधार पर इसके दो भेद हैं, अंतराल के दो भेद हैं, वह भी विभाजन के आधार पर। किस पर, विभाजन, विभाजन के आधार पर, के आधार पर, आधार पर, यानी कि विभाजन के आधार पर अंतराल के दो भेद हैं। पहला जो है वह है सममात्रिक है, सममात्रिक है, सममात्रिक है। दूसरा जो है वह है असममात्रिक, असममात्रिक है, असममात्रिक है, दूसरा असममात्रिक है। यानी कि इसे सिमेट्रिकल कहते हैं, सिमेट्रिकल कहते हैं, और इसे असमेट्रिकल कहते हैं, असमेट्रिकल कहते हैं, सिमेट्रिकल कहते हैं, और इसे असमेट्रिकल के रूप में जाना है। यानी कि नियमित, इसे नियमित भी कह सकते हैं, नियमित, और अनियमित भी कह सकते हैं। दोनों रूपों में कुछ भी कहा जाए तो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब आपको एग्जाम में पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाएगा तब वहां पर आपको ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, वहां से आपको ये चीजें मिलेंगे जो है। इन्हीं सम्मात्रिक और असम्मात्रिक के रूप में हम लोग इसके विभाजन देखते हैं। कैसे रूप में, यह विभाजन के आधार पर इसके दो भेद हैं। अभी इसके और भी भेदों में है, यानी प्रभाव या महत्व के आधार पर भी इसके दो भेद होते हैं। लेकिन पहले इसको जान लेते हैं। जब मैं आपको रूप पढ़ा रहा था तो वहां पर भी मैंने आपको सम्मात्रिक और असम्मात्रिक के रूप में आपको बताया था। जब मैं आपको रूप पढ़ा रहा था तब भी मैं आपको ये चीज बता रहा था, सममात्रिक और असम्मात्रिक के रूप में मैंने आपसे बताया था। तो सममात्रिक क्या होता है, जब किसी चित्र के बनाने के लिए स्थान को या अंतराल को, स्थान को या अंतराल, अंतराल को, अंतराल को दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, विभाजित किया जाता है, तब सममात्रिक होता है, सममात्रिक होता है। कैसे जो है होता है, तो जब दो पर भागों में, जैसे समझ लीजिए यह मान लीजिए आपका चित्र है। अब इस चित्र में मान लीजिए मैंने आपसे एक गिलास बनवाई, क्या जो है गिलास मैंने बनाया। अब इस गिलास को दो बराबर भागों में जब बांटेंगे तो ये बराबर भाग, ये बराबर भाग अगर आपस में बराबर हैं तो यह क्या हो जाएंगे, सममात्रिक हो जाएंगे। कैसे, उसी तरह से जैसे कि जो है आपके दोनों दायां और बायां भाग, यानी दायां और बायां भाग आपस में बराबर हो जाते हैं। लेकिन असममात्रिक क्या है, असममात्रिक क्या है, जब अंतराल के दोनों भाग का मतलब है दायां और बायां आपस में बराबर न हो तो
असम विभाजन होता, असम विभाजन, असम विभाजन कहलाता है। तो चित्र क्या है, असम बराबर ना हो तो चित्र कर लीजिए, तो चित्र असम विभाजन कहलाता है। अर्थात चित्र जो है वह असम विभाजन हो जाता है। जब दोनों भाग आपस में बराबर ना हो तो असम विभाजन हो जाता है। जैसे कि, जैसे मान लीजिए यह मैंने आपसे चित्र बनाया, इसमें कोई भी चित्र एक कर लीजिए, और अगर मान लीजिए इस लोटे को बनाना है तो इसमें जो आपके जो केतली है, इस केतली के इस केतली के दोनों भाग आपके बराबर नहीं होंगे। कारण क्या है कि इस केतली का जो दोनों भाग वह बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब आप देखेंगे तो इसमें जो है यह भाग कभी भी इस भाग के बराबर नहीं होगा। कारण क्या है कि इसमें जो है इसके दोनों भागों में बराबरी का संबंध नहीं होगा। ऐसे कितने चित्र होते हैं जिसमें, जैसे मान लीजिए यह ज्यामितीय रूपों में चित्रों में, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, केतली है, सुराही है, ये सभी कैसे हैं, असम विभाजन होंगे। इन चित्रों को चाहे जितना आप सम्मात्रिक करेंगे लेकिन सम्मात्रिक रूप में नहीं आएंगे। ये क्या है, एक दूसरे के दाएं और बाएं भाग में असम्मात्रा का प्रयोग करके रहेंगे। इसके कारण ये आपस में विभाजित नहीं होंगे, और यहाँ से जो है इनमें हमेशा आपस में विभाजन रहता है। जो है ये जो है आपस में विभाजित रहते हैं। तो जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं वो सभी का स्वागत है। आप लोग सेशन को लाइक और कर लीजिएगा, जिससे कि जुड़ने का भी प्रयास करिए। यहाँ से बहुत ही क्लासों का यह चल रहा है जहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो इस रूप में ये असम विभाजन के रूप में हैं। और सम विभाजन में जैसे ग्लास है, वर्ग है, वर्ग है, आयत है, आयत है, गिलास है, गिलास है, प्लेट है, ये सभी जो है आपके सम विभाजन के रूप में हैं, और ये सभी असम विभाजन के रूप में हैं। इसमें गति भी होती है अंतराल के असम विभाजन के रूप में, यहाँ पर गति होती है, कहलाता है। इसमें जो है असम विभाजन में आपके गति होती है। कैसे गति होती है, गति होती है जो कि आपको संतुलन एक दूसरे में नहीं बनने देती। जबकि यहाँ जो है समभाजन में जो है यह है जो है बैलेंस, शक्ति और संतुलन का प्रभाव होता है। संतुलन, संतुलन होता है। ये दोनों चीजें यहाँ पर होती हैं, शक्ति भी होती है, संतुलन होता है, होता है सममात्रिक में। लेकिन असम मात्रिक में गति होती है और असंतुलन होता है। असंतुलन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह है एक दूसरे से जो है भिन्न रूप में रहते हैं, क्योंकि इसे बनाते समय इसी प्रकार का संतुलन भी इसमें पैदा किया जाता है। अब ये तो जो है सममात्रिक असममात्रिक के रूप में विभाजन था। अब हम लोग देखेंगे कि अंतराल के रूप में, यानी महत्व या प्रभाव, महत्व या प्रभाव के आधार पर विभाजन, पर विभाजन, ये विभाजन, इसके दो भेद हैं, इसके
दो भेद हो सकते हैं, दो भेद हैं। एक तो आपका पहला जो है वह सक्रिय सक्रिय अंतराल अंतराल और दूसरा जो है वह है सहायक अंतराल सहायक अंतराल। ये दो रूपों में होते हैं, एक तो सक्रिय होता है और दूसरा जो है वह सहायक अंतराल होता है। अब सोचेंगे सक्रिय अंतराल सहायक अंतराल क्या आते हैं। जैसे कोई अंतराल है, सक्रियता क्या होती है, जब आपको किसी रूप में, जैसे मान लीजिए यह धरातल है, तो इस पे हम सक्रियता कब आती है, सक्रियता तब आती है जब हम इस पूरे धरातल पर अपने कार्य क्षेत्र में जब हम एक बिंदु रख देते हैं तो इस पे हलचल मच जाती है। नहीं तो उसके पहले क्या है, यह कोरा है और इस पे कोई हलचल नहीं रहती। लेकिन जैसे ही हम इस पर एक बिंदु रखते हैं, यह आपस में जो है क्या हो जाता है, यह सक्रिय हो जाता है। तो यहाँ सक्रियता, इसका प्रभाव हो जाता है और यह केंद्रीय बिंदु को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी कि केंद्रीय बिंदु या फिर इसे मुख्य भाग यानी चित्र का जो मुख्य भाग होता है उसको ज्यादा प्रभावित माना जाता है। तो जो भी चित्र हो उसके अगर मध्य में बना है तो जो उसका प्रमुख चित्र पर प्रभाव है वही चित्र सक्रिय चित्र माना जाता है, यानी उसी का प्रभाव ज्यादा होता है। जो गौण चित्र होते हैं उनका कम। सक्रिय अंतराल उसे कहते हैं, सक्रिय अंतराल जो चित्र में प्रमुख चित्र को सक्रिय अंतराल या प्रभावी अंतराल कहते हैं। प्रभावी अंतराल कहते हैं। अब सक्रिय यानी कि जो चित्र, जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध का जो पद्म पाणि का चित्र है, गौतम बुद्ध का पद्म पाणि का चित्र है वह सक्रिय अंतराल के रूप में होता है। यानी कि जो मुख्य आकर्षण चित्र का हो उसे सक्रिय अंतराल यानी कि कहते हैं। और यह है यानी कि मुख्य आकर्षण होता है, यानी कि मुख्य आकर्षण वही होता है, आकर्षण होता है उसे सक्रिय अंतराल कहते हैं। यानी जो चित्र का मुख्य आकर्षण होता है उसे हम सक्रिय अंतराल कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये चित्र मैंने बनाया तो इस चित्र के रूप में यह है कि ये तो मेन चित्र है, लेकिन इसके नीचे जो घास फूस मैंने बनाई जो है वो घास फूस जो बनाई जा रही है वह इसका मेन चित्र नहीं, उसके सहायक चित्र हैं। तो ये क्या है, यह जो है मुख्य चित्र है, मुख्य है, और ये सब क्या है, सहायक है। सहायक यानी कि मुख्य चित्र की सहायता के लिए जो बनाया जाए उसे सहायक चित्रों के रूप में कहा जाता है, यानी गौण चित्रों के रूप में कहा जाता है। इसी रूप में सहायक अंतराल कहा जाता है। अब जैसे सहायक अंतराल क्या होते हैं, मुख्य चित्रों की सहायता के लिए मुख्य चित्रों मुख्य चित्र की सहायता के लिए जो गौण आकृतियों का निर्माण किया जाता है, वह सहायक
पृष्ठभूमि होती है, सहायक पृष्ठभूमि भूमि का निर्माण करता है, निर्माण किया जाता है, या वह सहायक पृष्ठभूमि का निर्माण करता है तो उसे सहायक अंतराल कहते हैं। सहायक अंतराल कहते हैं। कैसे कहते हैं? उसे सहायक अंतराल के रूप में कहा जाता है, उसे सहायक अंतराल कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपसे कि ये सहायक अंतराल है, क्योंकि ये मेन चित्र के सहायक रूप में है। इन सहायक रूपों को कहा जाता है, जैसे भी अब दिया गया, तो इनको सहायक अंतराल कहते हैं। ये मेन आपका मेन चित्र है, तो इसे मुख्य चित्र कहते हैं, और यह जो है आपका सहायक चित्र है, जो भी बनाए जाते हैं उसके सहयोग के लिए बनाए जाएं, उन्हें सहायक अंतराल कहते हैं। वो पृष्ठभूमि में सहायक, जैसे घास उस बना दिया जाए या पेड़ ओड़ बना दिया जाए या बैकिंग बना दिया जाए, इन्हें सहायक अंतराल के रूप में कहा जाता है, सहायक अंतराल के रूप में कहा जाता है। जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं वे सभी लाइक और शेयर कर लेंगे, और उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है आयाम के आधार पर अंतराल का विभाजन करते हैं। आयाम के आधार पर भेद, आयाम के आधार पर अंतराल का आयाम के आधार पर भेद, यह भी दो हैं आयाम के आधार पर दो भेद किए हैं। अंतराल का आयाम के आधार पर भेद, ये कितने हैं? दो हैं। एक जिसे हम लोग दो आयामी, नंबर एक, इसे द्विआयामी कहते हैं। द्विआयामी अंतराल, द्विआयामी अंतराल, और दूसरा उसे त्रिआयामी अंतराल, द्विआयामी और त्रिआयामी अंतराल, द्विआयामी और त्रिआयामी अंतराल के रूप में देखते हैं। द्विआयामी अंतराल क्या है? द्विआयाम के रूप में द्विआयामी अंतराल उस अंतराल को कहते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई का सिर्फ अंकन होता है। लंबाई चौड़ाई की पृष्ठभूमि को, लंबाई चौड़ाई की पृष्ठभूमि को 2D आयाम कहते हैं। 2D आयाम कहते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था कि 2D आयाम किसे कहते हैं? दो आयाम, क्योंकि जब किसी चित्र में लंबाई और चौड़ाई का आकलन किया जाता है, और यह कलाकार का कार्यक्षेत्र होता है, जब आप लंबाई के आधार पर और चौड़ाई के आधार पर आकलन करते हैं तो दो आयामों पर होता है, और इसे लंबाई और चौड़ाई के रूप में यह पृष्ठभूमि को दो आयामी पृष्ठभूमि कहते हैं। कैसे कहते हैं? दो आयामी पृष्ठभूमि के रूप में कहा जाता है। लंबाई और चौड़ाई के आधार पर दो आयामी पृष्ठभूमि को कहा जाता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई की पृष्ठभूमि का आकलन किया जाता है। जैसे कलाकार का कार्यक्षेत्र है, तो जो है जितनी स्पेस में वह काम करता है उसे दो आयामी पृष्ठभूमि कहते हैं। इसी रूप में त्रिआयामी पृष्ठभूमि का भी आकलन करते हैं। त्रिआयामी पृष्ठभूमि का आकलन त्रिआयामी पृष्ठभूमि कहते हैं। कैसे? जो है जब तीन आयामों का प्रयोग करते हैं, जब चित्र भूमि में लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई का
गहराई का आकलन करते हैं, गहराई का समावेश करते हैं, तो चित्रों में परिप्रेक्ष्यीय आयाम उत्पन्न होता है। यानी कि परिप्रेक्ष्यीय आयाम कैसे उत्पन्न होता है? यह परिप्रेक्ष्यीय आयाम कैसे होता है? लंबाई, चौड़ाई और गहराई, यानी कि तीनों का जब आकलन करते हैं तब उसे त्रिआयाम, यानी कि इसे 3D भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D भी इसे कहा जाता है। अब 3D के लिए जो है तीन प्रकार, इसमें रेखाएं ऊर्ध्वाधर यानी कि दो रेखाएं होती हैं। नंबर एक ऊर्ध्व रेखा, और दूसरी जो है वह आपकी जो रेखा प्रयोग होती है वह है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्व रेखा और क्षैतिज रेखा का प्रयोग किया जाता है, रेखा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जबकि इस त्रिआयामी अंतराल में रेखाओं को के तीन रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिशा के आधार पर तीन ही रेखाओं का जो है, इसमें ऊर्ध्व रेखा, नंबर 2 क्षैतिज रेखा, और तीसरा जो है वह आपका यानी कि कणवत रेखा का प्रयोग किया जाता है। कणवत रेखा का प्रयोग किया जाता है। किसका? कणवत रेखा का प्रयोग किया जाता है। रेखाओं के तीन रूपों के, यानी दिशात्मक रूप से मैंने आपसे बताया था, जब रेखा पढ़ा रहा था तब वहां पर मैंने बताया था कि दिशात्मक रूप से रेखा के तीन ही रूप होते हैं। एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षितिज रेखा, एक कणवत रेखा जो है। डायगोनल रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और यह ऊर्ध्व रेखा के रूप में होती है। तीन ही रेखा का प्रयोग किया जाता है। और यही जब चित्रभूमि में तीन आयाम हो, लंबाई हो, क्या यानी कि लंबाई का प्रयोग किया जाए, जैसे लंबाई का प्रयोग किया जाए, चौड़ाई का प्रयोग किया जाए तथा गहराई का प्रयोग किया जाए, तब वह क्या होता है? 3D होता है, यानी कि तीन आयाम होते हैं। लेकिन इनमें रेखाओं के रूप में भी, इसमें जैसे दो आयाम होता है तो दो रेखा प्रयोग करती है, ऊर्ध्व रेखा और क्षैतिज रेखा के माध्यम से बनाया जाता है। उसी तरह से जब आप इसमें तीन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, 3 आयाम होता है, तो ऊर्ध्व रेखा, क्षैतिज रेखा और कणवत रेखा का प्रयोग किया जाता है। खासकर जैसे मैंने अभी आपको बताया था, घन, घनाभ, बेलन या ज्यामितीय रूपों में ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। घनवादी विचारधारा, इसमें ज्यादातर घनवादी चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण जो है, इसी त्रिआयामी से जो है के कारण जो है परिप्रेक्ष्य को भी बनाया जाता है। यानी कि इसे परिप्रेक्षीय आयाम भी कहते हैं। त्रिआयामी को परिप्रेक्षीय आयाम भी कहते हैं। आयाम कहते हैं, परिप्रेक्षीय आयाम कहते हैं। कैसे जो है परिप्रेक्षीय, यानी कि पर्सपेक्टिव आयाम कहते हैं। पर्सपेक्टिव आयाम क्या होते हैं? यही जो है, जब छाया और प्रकाश का प्रयोग निकटता और दूरी के रूप में किया जाए जो है, तो उसे परिप्रेक्षीय आयाम कहते हैं, जो 3D प्रभाव उत्पन्न करता है जो है। यानी तीन आयामों का प्रयोग करके किया जाता है, जिसमें निकटता और दूरी एक ही चित्र में दोनों दिखते हैं, यानी कि जिस भी एंगल से देखेंगे उसमें वो चीज़ आपको दिखाए। कभी कभी 3D का देखते हैं तो लोगो आप देखे हैं, जैसे लूसेंट वगैरह पे या किताबों पे देखते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है कि आपको जिस तरफ से देखते हैं उसके अलग अलग चित्र आपको दिखाई देते हैं। वही 3D आयाम के रूप में होता है, चित्र जो है बनाया जाता है, उसके रूप में 3D आयाम के रूप में चित्र बनाया जाता है। इसे परिप्रेक्षीय आयाम के रूप में जाना जाता है।
परिप्रेक्षीय परिप्रेक्षीय आयाम के रूप में इसे कहते हैं, इसे जाना जाता है। यानी कि यह 3D आयाम को परिप्रेक्षीय आयाम का भी एक नाम दिया जाता है। अब यह बनते क्या, यानी 3D आयाम जो है कितने बनते हैं, यहाँ तो आपको लंबाई और चौड़ाई का बोर्ड मिलता ही है, लेकिन जब चित्र में कोई भी चित्र हो वह 2D होता ही है, चाहे जो भी आयाम हो, जो भी वस्तु हो, वह 2 आयामों में होती ही होती है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन 3D त्रिआयामी बनाने के लिए उसके अलग से प्रयास करना पड़ता है, त्रिआयामी बनाने के लिए। अब देखते हैं कि त्रिआयाम कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। यानी कि 3D चित्रण 3D चित्रण के प्रकार, यानी कि कैसे कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, इनके देख लेते हैं। पहला जो है वह आपका जो है क्षैतिज होता है, क्षैतिज रेखा के रूप में यह बनाए जाते हैं, क्षैतिज रेखा। दूसरा जो है वह विकर्ण रेखा के रूप में होते हैं। विकर्ण जो है योजना होती है, विकर्ण रेखा विकर्ण रेखा के रूप में होते हैं। विकर्ण योजना होती है, रेखा तो मान लीजिए विकर्ण रहेगी है, योजना होती है। तीसरा जो है वह आपकी आच्छादित योजना होती है, आच्छादित अंतराल होता है, आच्छादित चित्रण होता है, आच्छादित चित्रण होता है, आच्छादित चित्रण होता है। कैसे जो है आच्छादित चित्रण, जब पीछे के चित्रों को बनाया जाता है आच्छादित तल होता है, आच्छादित चित्रण या इसी को तल कहते हैं, आच्छादित चित्रण या तल। विकर्ण संयोजन होता है, विकर्ण योजना के रूप में कहते हैं, या इसी को संयोजन कह सकते हैं, विकर्ण संयोजन के रूप में बनाया जाता है। और चौथा जो है वह है आपका छाया प्रकाश होता है, छाया प्रकाश होता है। और पांचवा जो बनाया जाता है वह वातावरण का वायुमंडलीय होता है, वायुमंडलीय प्रभाव होता है, वायुमंडलीय होता है। और छठा जो होता है वह घनवादी प्रभाव होता है, घनवादी चित्रण होता है। और सातवां जो है वह है आकार के रूप में होता है। कैसा आकार रूप होता है, आकार रूप देकर यहाँ बनाया जाता है। क्षितिज रेखाओं में जब क्षितिज रेखाओं को धरातल से ज्यादा दूरी पर किया जाता है, यानी क्षितिज रेखा की गहराई ज्यादा होती है, तब उसे हम कहते हैं क्षितिज रेखा की गहराई ज्यादा होती है। यानी कि जब चित्र में चित्रण में क्षितिज रेखा गहराई में बनाई जाए, गहराई में बनाई जाए तो वह क्या होगा, क्षैतिज रेखा होगी जो है, यानी कि इसमें ही कोण का रूप में आता है। विकर्ण योजना में क्या होती है, जब रेखाओं को विकर्ण के रूप में हो, यानी रेखाएं जब गतिशील हो या तिर्यक रूप में बनाई जाती हैं, तब वह विकर्ण रेखा के माध्यम से इसका बनाया जाता है। जब संयोजन रेखा विकर्ण के रूप से चित्रण का आधार किया जाता है, तब इसमें भी ज्यामिति का रोल ज्यादातर होता है। आच्छादित तल होता है जब पीछे की आकृति, यानी कि पीछे की आकृति का संयोजन किया जाए, आकृति का संयोजन किया जाए, तब वह आच्छादित तल के रूप में, परिप्रेक्ष्य के रूप में, परिप्रेक्ष्य को पर्सपेक्टिव के रूप में जानते हैं। छाया प्रकाश जो है, जब चित्रों में रंगों के माध्यम से छाया और प्रकाश का प्रयोग किया जाए, यानी कि चेरा सिकोरा का प्रयोग किया जाता है, चेरा सिक्वेरा का, या इसी कह सकते हैं हैचिंग भी इसी को कहा जाता है, हैचिंग कहा जाता है, का प्रयोग किया जाए, तब भी जो है आपके परिप्रेक्ष्य प्रभाव का वर्णन होता है। उसके बाद वायुमंडलीय प्रभाव, जब आकृति में धुंधली तथा
अस्पष्ट, धुंधली तथा अस्पष्ट आकृतियां हो बनाई जाएं, तो इनके माध्यम से भी आपको परिप्रेक्षी प्रभाव किया था। घनवादी चित्रण में क्या होता है कि जब घन यानी कि ज्यामितीय प्रभाव उल्लेख किया जाए, ज्यामितीय प्रभाव उत्पन्न किया जाए, तब जो है आपका इस 3D चित्रण का प्रयोग है। आकार रूप में निकटता और दूरी का प्रयोग किया जाए, निकटता तथा दूरी का प्रयोग किया जाए, तो भी आपका यह प्रभाव 3D प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। सेम इसी तरह से आपके यूनानी प्रभावों ने, यूनानी कलाकारों ने स्वर्णिम अनुपात दिया था, स्वर्ण अनुपात का सिद्धांत दिया था। स्वर्ण अनुपात में 3:5, 8:13, 21 के अनुपात से यह 2:3:5 अनुपात से यह अनुपात का सिद्धांत दिया था, जिसे यूक्लिड महोदय ने दिया था। किसने? यूक्लिड महोदय ने दिया था। यह यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी विद्वान थे जिन्होंने यह दिया था। इसी को गोल्डन मैनेजमेंट का कहते हैं। स्वर्णिम अनुपात का सिद्धांत यूनानी कलाकारों द्वारा दिया गया है। यानी कि स्वर्णिम अनुपात का सिद्धांत इसे कहते हैं, जिसे यूक्लिड ने दिया था, यूनानी विद्वान थे, और 2:3, 5, 8, 13 और 21 के आधार पर इन्होंने दिया था। इसी तरह से अरस्तु ने गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया था, जो कि आपके मध्यमा का था, जो कि जिसे पहले ही बौद्ध धर्म में मध्यम प्रतिपदा के रूप में जो है यह पहले से ही भारत में मौजूद था, जिसे अरस्तु ने गोल्डन मीन के सिद्धांत से व्याख्यायित किया था। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अंतराल को देख चुके हैं, और यह अगला पार्ट हम लोग का ज्यामिति होगा, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ज्यामिति के रूप